तो दोस्तों इस वीडियो में मैं शेयर करने वाला हूं कि कैसे मैं सीडीएस एग्ज़ाम 6 बार क्लियर कर पाया, क्या स्ट्रैटेजीज मैंने फॉलो करी और कैसे आपको अपने प्रिपरेशन को आगे बढ़ाना चाहिए ताकि जो भी समय आपके पास बचा हुआ है 3 4 5 महीने आप उस समय को अच्छे से यूज़ करके इस एग्ज़ाम को क्लियर कर पाएँ। और हाँ, मैं ये भी स्ट्रैटेजी आपको बताऊंगा कि कैसे मैं 3.5 नंबर जीके में जो मेरे को आते थे उससे मैं 6 से 8 महीने के अंदर 48 से 50 मार्क्स तक ला पाया सीडीएस एग्ज़ाम में। मैं 120 नंबर आउट ऑफ 200 ओटीए में 3 बार ला चुका हूं। तो मैं अपने उन स्ट्रैटेजीज को शेयर करूंगा आपके साथ। सो बने रहिए वीडियो में मेरे साथ अंत तक। ठीक है, तो पहली बात कि हाँ, 124 नंबर मेरे को आया था सी डी एस 2022 में शायद। और जीके में मेरे को 3.5 नंबर आया था जब मैं पहली बार 2020 में जीके का पेपर सॉल्व करने के लिए बैठा। तो मेरे को 3.5 नंबर आया था। तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आई हैड टू ऑप्शंस, या तो छोड़ दो क्योंकि बहुत ही अनअचीवेबल सा लग रहा था जीके का पेपर देखने पे ना, क्योंकि एज यू वुड बी अवेयर कि यूपीएससी में एनीथिंग अंडर द सन इज योर सिलेबस। तो बड़ा ही अनअचीवेबल सा लगता था। तो बट मेरे पास उस टाइम कोविड का समय था और कोई काम था नहीं करने को, तो मैंने सोचा कि लेट्स गिव इट अ ट्राई, लेट्स पुट इन माय बेस्ट एंड सी हाउ फार आई कैन गो। तो मैं बैठा, आई लॉक्ड इन। कोविड का समय था, घर में बैठा रहता था आइसोलेशन में। एक एक साल तक मैं बैठा रहा और मैंने क्या ऐसा करा जिससे कि मैं 3.5 नंबर से 50 तक पहुंच गया, वो मैं आगे शेयर करने वाला हूँ। तो पहली बात तो मेरे को ये समझ में आया कि पहले किसी भी एस्पिरेंट को एक स्ट्रैटेजी बनाना बहुत ही ज़रूरी है। उसको अपने स्ट्रेंथ्स अपने वीकनेसेस पता होने चाहिए। दूसरी बात, कट ऑफ। तो कट ऑफ पहले मैंने देखा कि 90 से 95 तक ही जाता है, और जब मैं एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा था 2020-21 में, तो उस टाइम तक हाईएस्ट कट ऑफ सिर्फ 86 मार्क्स गया था। तो मैंने अपना टारगेट 100 के आसपास रखा था उस टाइम पे। तो कट ऑफ से आपको हमेशा 5 से 10 नंबर ऊपर लेके चलना है। और कट ऑफ से आपको एक अंदाज़ा लगता है कि जनरल कंपटीशन क्या है मार्केट में। तो आपको हमेशा कट ऑफ के हिसाब से ही तैयारी करना है। आप यूपीएससी लेवल में ये नहीं सोच सकते कि मैं सारा सिलेबस कंप्लीट करके चला जाऊं और मैं सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर दूं। ये एक बहुत ही गलत स्ट्रैटेजी है, और इस स्ट्रैटेजी के चक्कर में बहुत सारे लोगों को, जो वो 2 या 3 अटेम्प्ट में एग्जाम क्लियर कर सकते थे, उनको 6 से 7 अटेम्प्ट्स लग जाते हैं क्लियर करने में। और ये मैंने अपने सामने देखा है, अपने दोस्तों के साथ देखा है, अपने आसपास के लोगों के सामने को देखा है। ठीक है, तो मैंने देखा कि कट ऑफ 90 से 95 है। उसके बाद मैंने आइडेंटिफाई करा कि मेरा इंग्लिश ठीक ठाक है, डिसेंट है। तो डिसेंट इंग्लिश हो सकता है। एक और मिसकंसेप्शन है कि अगर मेरे को इंग्लिश अच्छा बोलने आता है तो मेरा इंग्लिश अच्छा है। ये अगेन आपको ले डूबेगा सीडीएस में, या फॉर दैट मैटर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम। इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें बहुत सारे टेक्निकलिटीज़ हैं। तो जब तक आप ग्रामर नहीं पढ़ेंगे, जब तक आप ग्रामर की टेक्निकलिटीज़ में नहीं घुसेंगे, आप स्कोर अच्छा नहीं कर सकते हैं। तो मैंने देखा है, मेरा एक दोस्त था बैंगलोर का जिसका फर्स्ट लैंग्वेज या सेकंड लैंग्वेज बोल लीजिए इंग्लिश था, जो कि मेरे से बहुत ही अच्छा था इंग्लिश बोलने में, और मदर टंग ही उसका इंग्लिश था। और जब वो गया और उसको मैं बताता रहता था कि इंग्लिश पढ़ के जाओ, ग्रामर करके जाओ, बट वो माना, नहीं 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 ब्रो, माई इंग्लिश इज सो गुड ब्रो, एंड ब्रो ब्रो करता रहता था। तो उसके साथ यही हुआ, ही कुड बेयरली स्कोर 50 मार्क्स आउट ऑफ 100, एंड ही वॉज वेरी डिसअपॉइंटेड विथ हिम। और 2 3 बार उसको समझाने के बाद चौथी बार जब वो तैयारी करके गया, देन ही कुड रीच 70 75 मार्क्स। तो मैं भी यही सोचता था कि मेरा इंग्लिश बहुत अच्छा है, और जब मैंने मॉक तो मैंने नहीं दिया, बट जब मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया तो आई कुड बेयरली स्कोर 45 50 मार्क्स इन इंग्लिश। और फिर इट वाज एन आई ओपनर फॉर मी। तो उसके बाद फिर मैंने इंग्लिश की तैयारी करी। सोर्स मैं बताता हूँ, मैंने सिद्धांत सर जो यूपीएससी सॉरी अन अकेडमी पे पढ़ाते हैं, उनका यूट्यूब चैनल फॉलो करा था। और वहाँ पे मैंने उनके सारे ग्रामर के लेक्चर्स देखे, तो मेरे को टेक्निकलिटीज पता लग गया। तो उसमें मेरा उसके बाद मेरा स्पॉटिंग द एरर का क्वेश्चन, फिल इन दी ब्लैंक्स वगैरह का क्वेश्चन सही होने लग गया। ठीक है, तो जब मैंने ये चीज़ करी तो मेरे को 70 75 मार्क्स इंग्लिश में बहुत ही आराम से आने लग गया। दूसरी चीज़, इंग्लिश में टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको 120
मिनट में 120 सवाल करने हैं, तो वो 120 के 120 जब तक आप नहीं करोगे, एट मिनिमम मेरे को लगता है 110 सवाल तो करना ही चाहिए। अगर आप 90 के ऊपर सवाल सही नहीं कर रहे हो तो आपका 70 मार्क्स के ऊपर नहीं आएगा और मोस्ट प्रॉब्ली आप एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पाओगे। तो आपको इंग्लिश पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है, और जब आपका बेसिक्स ग्रामर वगैरह सही हो जाए तो उसके बाद आपको क्या करना है, आपको टाइमर लगाना है और प्रीवियस ईयर पेपर उठाना है। मैं कभी भी मॉक टेस्ट आपको सजेस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि अलग अलग कोचिंग इंस्टीट्यूट्स अलग अलग मॉक टेस्ट डिज़ाइन करते हैं, और उनका जो डिफ़िकल्टी लेवल वगैरह होता है वो अपने अंडरस्टैंडिंग से बनाते होंगे। वो डिफ़िकल्टी लेवल वगैरह जो होता है वो बहुत वेरी करता है। तो आपको हमेशा एग्ज़ाम के डिफ़िकल्टी लेवल के साथ तैयारी करनी है। तो उसके लिए बेस्ट सोर्स यही है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाएं, उसको सॉल्व करें, ठीक है। और धीरे धीरे ग्रेजुअली आप देखेंगे कि आपका स्कोर बढ़ेगा, और हमेशा एम करना है कि 110 से ऊपर सवाल आप इंग्लिश में करके आएँ, ठीक है। तो ये था इंग्लिश का स्ट्रैटेजी। तो इंग्लिश का स्ट्रैटेजी अगर थोड़ा और डिटेल में बोलूँ तो सिद्धांत सर का आप या फिर किसी भी टीचर का आप फॉलो कर लो। उससे आप बेसिक ग्रामर वगैरह सीख लो, ठीक है। सिनोनिम्स एंटोनिम्स मैंने बहुत ज़्यादा तैयारी नहीं करा, क्योंकि वो कहीं से भी कुछ भी आ सकता है। तो हमेशा वो तैयारी करना सही होता है जो बहुत सर्टेन है। तो ग्रामर अगर आप कर लोगे तो आपका 80% सिलेबस डन है। और ग्रामर में 6 से 8 चैप्टर्स ही हैं एट मैक्स, तो बहुत ही मेरे को लगता है 15 से 20 दिन में सिलेबस ख़त्म हो सकता है इंग्लिश का। तो आप इंग्लिश ग्रामर जैसे ही कवर कर लोगे, आपका अपने आप स्कोर आप देखोगे कि 65-70 के ऊपर जाने लगेगा, ठीक है। वंस यू आर डन विथ योर इंग्लिश, जैसे ही आप 70 के ऊपर जाने लगते हो तो आपका 90% ऑफ द जॉब इज डन, 80% आई वुड से योर जॉब इज डन। तो उसके बाद क्या होगा कि आपको बस 25 से 30 मार्क्स टारगेट करना है जीके में। अब वो कैसे लाया जा सकता है, तो इंग्लिश का स्ट्रैटेजी मैंने आपको बता ही दिया। जीके में आपको क्या करना है कि, हाँ, तो जीके में मैंने सबसे पहले क्वेश्चन पेपर उठाया, मैंने एनालाइज किया कि क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाते हैं। तो मैं आपको बता रहा हूँ, आप अगर नोट डाउन करना चाहते हो तो नोट डाउन भी कर सकते हो। आँख बंद करके इंग्लिश साइंस के 30 सवाल आते ही आते हैं, जिसमें 10 होगा केमिस्ट्री का, 10 बायोलॉजी का, 10 फिजिक्स का। तो आप हमेशा अपने स्ट्रेंथ को टारगेट करेंगे। आप अगर साइंस बैकग्राउंड के हैं तो आप 30 में 20, आप 30 में आराम से 25 से 28 क्वेश्चन उसमें सही करके आ सकते हैं, ठीक है। अगर आप साइंस बैकग्राउंड से नहीं भी हैं तो इतना बेसिक साइंस पूछा जाता है कि आप फिर भी 20-22 सवाल सही कर सकते हैं। मैं खुद कॉमर्स बैकग्राउंड से था और मेरे को 20 से 22 सवाल सही करने में कोई तकलीफ नहीं आती थी। बेसिक एनसीईआरटी 6 से लेके 10th, 6 से लेके 9th या 10th तक अगर आप कवर करेंगे, आपको बहुत ही आराम से साइंस के डिट्टो कॉपी पेस्ट क्वेश्चन मिल जाएगा एनसीईआरटी से आपको साइंस के, ठीक है। और मैंने अपना नोट्स भी बनाया, मैं लास्ट में अपना टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दूंगा। अगर आपको चाहिए होगा तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो नोट्स एनसीईआरटी के। उसके बाद मैंने देखा कि हिस्ट्री में, मॉडर्न हिस्ट्री लगभग 12 से 15 क्वेश्चन पूछा जाता है, और मॉडर्न हिस्ट्री जो है एक स्टोरी की तरह है। तो मॉडर्न हिस्ट्री कवर करना जो है बहुत डिफ़िकल्ट नहीं है, आप आराम से इसको 10 दिन के अंदर कवर कर सकते हो। बट मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन ये रहेगा कि आप हिस्ट्री को बिल्कुल एंड में करना। सबसे ईजी होता है साइंस, उसके बाद होता है करंट अफेयर्स। 20 से 25 सवाल करंट अफेयर्स के हर साल पूछे जाते हैं। और करंट अफेयर्स एक ऐसा सेक्शन है जो लोग आपको बहुत कुछ बोलेंगे कि 1 साल का करके जाओ, 6 महीने का करके जाओ, बट मेरा जो एक्सपीरियंस है 6 बार सीडीएस क्लियर करने का, वो यही है कि जिस महीने एग्ज़ाम है उसके पिछले महीने, मतलब अगर अप्रैल में एग्ज़ाम है तो मार्च का करंट अफेयर्स मत करो, ठीक है। और फरवरी, जनवरी, दिसंबर अगर पीछे के 3 महीने का कर लेते हो तो 80% सवाल आपके पीछे के 3 महीने के करंट अफेयर से आएंगे। सीधा सीधा हिसाब है, और ये हर बार का यही पैटर्न है, कभी चेंज नहीं होता है, ठीक है। तो आप आराम से 15 से 20 सवाल करंट अफेयर्स के, 15 सवाल तो आप आंख बंद करके, 15 क्या, मैं तो बोलूँगा कि 30 सवाल आते हैं, कई बार 30 में 28-25 ऐसे सही लड़ जाते हैं अगर आप सही से फॉलो करो। और करंट अफेयर्स के लिए आप किसी भी इनसाइट एसएसबी हो गया, सीडीएस जर्नी हो गया, किसी भी यूट्यूब चैनल को आप फॉलो कर सकते हो, और वहाँ से 1 महीने छोड़ के पीछे के 3 से 4 महीने, 4 से 5 महीने के, अगर आप 4 महीने के भी कर रहे हो तो
यू आर सॉर्टेड फॉर द करंट अफेयर्स ऑफ दैट CDS। ठीक है, तो आप करंट अफेयर्स हो गया, उसके बाद साइंस हो गया, आपके आराम से 40 सवाल यहाँ से निकल जाएंगे। ठीक है, उसके बाद आप करोगे पॉलिटी। तो पॉलिटी पढ़ना, फिर अगेन पॉलिटी में बहुत सिलेक्टेड टॉपिक्स होते हैं, तो सिलेक्टेड टॉपिक का लिस्ट अगर आपको चाहिए तो आप वापस टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे लिस्ट मैंने दिया हुआ है। 10 से 12 चैप्टर्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे सवाल बार बार पूछे जाते हैं। आपको बस उतने चैप्टर्स करके जाने हैं, वहाँ से आपके आराम से 12 से 13 क्वेश्चन वहाँ से आपको लड़ जाएगा। उसके बाद आपको करना है ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में इंडियन ज्योग्राफी पे बहुत ज़्यादा फोकस रखिएगा, क्योंकि इंडियन ज्योग्राफी से ही भर भर के आता है। ठीक है, और उसमें भी अगर आप थोड़ा सा एनालिसिस करोगे तो वही कुछ चीज़ें हैं जो घुमा फिरा के पूछता रहता है। ठीक है, तो इंडियन ज्योग्राफी और उसके बाद फिजिकल ज्योग्राफी। तो फिजिकल ज्योग्राफी में टेक्निकलिटीज़ है, कॉन्सेप्ट्स हैं। तो मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन यही है कि जो फिजिकल ज्योग्राफी है उसको कवर करना इजी है, और उससे 5 से 6 सवाल बहुत ही आराम से निकल जाता है। जबकि इंडियन ज्योग्राफी अगर आप पहली बार पढ़ रहे हो तो आपको हो सकता है समय लगे, क्योंकि उसमें रटने का है चीज़ बहुत ज़्यादा, तो हो सकता है आपको समय लगे। सिंपल स्ट्रैटेजी, करंट अफेयर्स थॉरो कर लेना 4 महीने का, मुश्किल से आपको 10 से 12 दिन का समय लगेगा, 20 क्वेश्चन आपके निकलेंगे। साइंस थॉरो कर लेना, 20 से 25 सवाल आपके बहुत आराम से निकल जाएंगे। पॉलिटी पढ़ लेना, अगर आप 3+1, 3+1, अगर आप पॉलिटी अच्छे से पढ़ लेते हो, करंट अफेयर्स पढ़ लेते हो, साइंस पढ़ लेते हो, और ज्योग्राफी अगर आप आधा भी कर लेते हो, वर्ल्ड ज्योग्राफी बोल रहा हूँ, फिजिकल ज्योग्राफी अगर आप कर लेते हो, तो यू आर सॉर्टेड विथ योर GS पार्ट। ठीक है, तो मैंने यही करा था। मैंने 3.5 नंबर से मेरे को 48-49 तक चला गया था, क्योंकि मैंने 1-2 अटेम्प्ट के बाद मैंने समझ लिया था कि यार ये बाकी हिस्ट्री ये सब में ज़्यादा दिमाग लगाने का ज़रूरत है नहीं। अगर करंट अफेयर्स मैं इतने अच्छे से कर लूँ कि मेरा एक भी मिस ना हो, साइंस में इतने अच्छे से कर लूँ कि मेरा एक भी मिस ना हो, ज्योग्राफी मेरा बहुत अच्छा था तो मैंने ज्योग्राफी में कोशिश करा कि मेरा एक आध सवाल के अलावा और कुछ गलत ना हो, पॉलिटी भी मेरा ऑलमोस्ट पूरा पूरा सही हो जाता था। बाकी मैंने इकोनॉमी थोड़ा बहुत पढ़ा था, और हिस्ट्री मॉडर्न और मॉडर्न पढ़ा था बस। और आराम से 48-50 मार्क्स कंटिन्यूसली हिट होने लग गए थे तीसरे अटेम्प्ट के बाद। ठीक है, तो नेक्स्ट स्लाइड में यही है कि आपको फोकस स्टडी करना है। एक सोर्स उठाओ, उस सोर्स पे रिलाई करो पूरी तरह से। अगर आप किसी एजुकेटर से पढ़ रहे हो तो उसको ट्रस्ट करो, ये नहीं कि आप सोर्सेज चेंज कर रहे हो, करे जा रहे हो। जैसे जो गलतियां मैंने करी हैं वही मैं आपको बता रहा हूँ, ताकि आप अवॉइड कर सको उन गलतियों को और आप जल्दी क्लियर करो। ठीक है, और सेल्फ स्टडी, मेरे हिसाब से अगर कोई बंदा सेल्फ स्टडी कर रहा है तो उसको बहुत समय लगता है, क्योंकि उसके पास एक डायरेक्शन नहीं होता, उसके पास पाथ नहीं होता। तो मेरा हमेशा रिकमेंडेशन रहेगा कि अगर आप किसी मेंटर के अंदर रह के तैयारी कर सकते हो तो आप बहुत जल्दी क्लियर कर लो एग्ज़ाम। तो वो जो 3-4-5 हज़ार रुपये जो भी इन्वेस्ट करना है वो वर्थ इट होता है हमेशा, वो कभी बर्बाद नहीं होता अगर आप किसी मेंटर पे पैसा लगा रहे हो। क्योंकि मैंने ये चीज़ करके देख लिया है, 1 साल 1.5 साल समय लग जाता है और अंत में आपको लेना ही पड़ता है किसी का गाइडेंस। ठीक है, उसके बाद अब CDS इतना बड़ा, UPSC इतना बड़ा महासागर है कि अगर आप जो टॉपिक आपको हार्ड लग रहा है उसको अवॉइड कर भी दो तो 99% प्रोबेबिलिटी है कि वो चीज़ आपसे नहीं पूछा जाएगा। अब ये मत कर देना कि सब चीज़ ही अवॉइड कर दिए क्योंकि आपको सब चीज़ ही हार्ड लग रहा है, तो ऐसा मत करना। जो आपका स्ट्रेंथ है उस स्ट्रेंथ पे खेलो, उस पर महारत हासिल करो और उसमें एक्यूरेसी अपनी बढ़ाओ। ठीक है, अब मिस्टेक्स टू अवॉइड, टाइम मैनेजमेंट करना बहुत ज़रूरी है। एग्ज़ाम में ये नहीं होना चाहिए, स्पेशली इंग्लिश के साथ ऐसा होता है कि पेपर छूट जाता है। पेपर अगर छूटा, इंग्लिश ख़राब हुआ, आप गए, आपको जीके पेपर देने की ज़रूरत नहीं है। आप उसी टाइम अपना बोरिया बिस्तर बांध के आ जाना, क्योंकि सिलेक्शन मेरे हिसाब से इंग्लिश पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। दूसरा, रिसोर्स मैनेजमेंट, अगेन 10-15 किताबें मत फैलाओ, एक सोर्स उठाओ, NCERT उठाओ, NCERT पढ़ो, NCERT के नोट्स बनाओ, हाईलाइट करो, उससे पढ़ो, स्टिक करो उस पर, या फिर किसी एजुकेटर को फॉलो कर रहे हो उस पर स्टिक करो। ये मत करो कि 10 लोगों से ज्ञान ले रहे हो 10 जगह से। ठीक है, तो उस पर स्टिक करो। टॉपिक सिलेक्शन, प्रीवियस ईयर एनालाइज करो। एक बुक आती है चैप्टर वाइज MCQ का,
तो आप उस पे चैप्टर वाइज देख सकते हो कि उस चैप्टर से कितना कितना सवाल आया, तो आप उस चैप्टर को कवर करो चैप्टर वाइज वाले बुक से। आप बुक का लिंक भी मैं दे दूंगा नीचे, उस बुक को खरीद लेना, उससे सवाल लगा लेना, बस काफ़ी है। तो उससे आपको एक अंदाज़ा लग जाएगा कि उस चैप्टर से सिर्फ दो तीन चीज़ ही हैं जो पूछे जा रहे हैं। हो सकता है उस चैप्टर में 10 चीज़ें हों, बट उसमें सिर्फ दो दो या तीन चीज़ ऐसे हैं जो बार बार पूछा जा रहा है। ठीक है, तो आपको बस टॉपिक सिलेक्ट करना है, रिसोर्स मैनेज करना है और टाइम मैनेज करना है एफिशिएंटली। ठीक है। दूसरी बात मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि एक बंदे से मैं मिला था, उसका यूपीएससी मेंस क्लियर हुआ था। ठीक है, एसएसबी में ही वो मेरा रूममेट था और यूपीएससी का इंटरव्यू दे के आया था। तो उसने मेरे को एक बहुत अच्छी चीज़ बोली थी कि जिस बंदे को ये अंदाज़ा लग जाए ना कि क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है, ठीक है, उसको कोई भी किसी भी एग्ज़ाम को क्लियर करने से नहीं रोक सकता है। ठीक है, तो आपको यही करना है। अब वीकली स्टडी प्लान वगैरह ये सब जो है, ये सब आप अपने हिसाब से बना सकते हो। ठीक है, मेरे हिसाब से मॉक टेस्ट मैंने लास्ट के 10 दिन में देता था, मॉक वॉक नहीं देता था, प्रीवियस ईयर सॉल्व करता था। जीके का वो भी मैंने कभी नहीं करा, क्योंकि उसमें अपडेटेड करंट अफेयर्स नहीं होगा तो मैं अंदाज़ा कैसे लगाऊंगा कि मेरे को कितना मार्क्स बन रहा है उस पेपर में। तो मैं हमेशा जब भी मैंने कोई टेस्ट 2 घंटे बैठ के टाइमर लगा के दिया है, तो वो बस इंग्लिश का दिया, और वो भी प्रीवियस ईयर पेपर डाउनलोड करके दिया है, और बाद में आंसर की से चेक कर लेता था बस। मॉक टेस्ट मेरे हिसाब से मॉक टेस्ट देना जो है सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। बाकी एग्जाम्स का मेरे को नहीं पता, बट सीडीएस में मॉक टेस्ट मत देना, मत देना, मत देना। ठीक है। ठीक है, फाइनल थॉट एंड एडवाइस, कंसिस्टेंसी। पहली बात, कंसिस्टेंट रहोगे तभी क्लियर होगा। ये ऐसा लेवल का एग्ज़ाम है जहाँ पे आपको अपना 100% हर दिन देना है। मेरा हमेशा, मेरा खुद का स्ट्रैटेजी ये रहता था कि मैं 5 या 6 दिन तगड़ा मेहनत करता था, 7 से 8 घंटे डेली, और एक दिन मैं पूरा ब्रेक लेता था। ठीक है। दूसरी चीज़ यार, मैं थोड़ा आइसोलेटेड हो गया था। मैं बाहरी दुनिया से कट ऑफ, कौन क्या बोलता है क्या नहीं बोलता है वो सब बंद करके, सोशल मीडिया वगैरह बंद करके अपना पढ़ाई पे ध्यान दिया, और ख़त्म करा सिलेबस चुपचाप से अपने एकांत कोने में। ठीक है, तो यही है स्ट्रैटेजी। बाकी अगर आपको कोई नोट्स चाहिए, आपको किसी सब्जेक्ट का, मैं पढ़ाने के लिए भी रेडी हूँ। अगर आपको किसी सब्जेक्ट का वीडियोस चाहिए फ्री में यूट्यूब पे, मैं वो भी बना सकता हूँ, बट आप कमेंट कर देना नीचे। अगर मेरे को 10-12 लोग रिक्वेस्ट करेंगे तो मैं वीडियो भी बना दूंगा, चाहे पॉलिटी हो, चाहे साइंस हो, एनसीईआरटी कवर कर सकते हैं हम लोग, चाहे करंट अफेयर्स हो, चाहे ज्योग्राफी हो। ठीक है, तो कीप अप दी गुड वर्क, मेहनत करते रहो, क्लियर होगा। सबका क्लियर होता है, सबका तो नहीं होता, बट क्लियर होता है उनका जो मेहनत करते हैं कंसिस्टेंटली। सो कीप डूइंग दी गुड वर्क, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।